और एक चादर या कुछ खेस ना ऐसे ओढ़ लेती थी जिससे पता ना चले कि गाड़ी चलाने वाला लड़की है या लड़का है। तो मीडियम तो क्या है, ये एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। ये मुझे पता नहीं था कि शाम को 6 से 9 क्लासेस होंगी तो मैं वापस कैसे जाऊंगी। मतलब उस टाइम में मेरे फादर के पास स्कूटर नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे लूना लेकर दी। तो पड़ोस से एक आंटी आई, उन्होंने मम्मी को बोला लड़की को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, या और मेरे कुलीग्स थे वैसी नहीं थी, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो वो जो चैलेंजेस थे, मेरे को लगा मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था। हाँ, मेरी क्लास में सारे लड़के थे, सिर्फ मैं ही लड़की थी। मैं अपने पर्स में टॉर्च रखती थी। अच्छा। मुझे डर लगता था रात को क्लासेस हो रही हैं तो मेरे पास टॉर्च होनी चाहिए, मैं टॉर्च जला देती थी। प्रॉब्लम्स सिर्फ लेडीज के साथ नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स सभी के साथ होती हैं। एक महिला के का अपने पति के साथ रिलेशन किस तरह का रहना चाहिए? कि जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसको हमें किसी बॉक्स में ना डालें। कुछ लोग अपना मुकाम खुद बनाते हैं, बड़ी मेहनत होती है। जब आदमी आगे बढ़ता है तो लोग सोचते हैं बड़ा अचानक कैसे बढ़ गया, इसका मतलब इसका जैक होगा या इसके पास पीछे कोई बैक होगा, तब लोग बढ़ जाते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो सेल में है, जीएम है और काफ़ी सालों से वहीं हैं, HLL में भी रह चुकी हैं। इनकी जर्नी आसान नहीं रही है। जर्नी कहते हैं ना कि यात्रा हम लोग करते हैं, धीरे 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 कांटे भी आते हैं, फूल भी बिछे रहते हैं। वो फूल तब बिछते हैं तब आदमी मेहनत करता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। एक तो सबसे अच्छी बात है आप जयपुर से आप आज मुझे मिली, इसके लिए तो एक तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे समय दिया। एक महिला, जब आपके बारे में पता लगा मुझे कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, वो भी हिंदी मीडियम से, और वो हिंदी मीडियम वाला इस मुकाम पे। मीडियम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ अगर बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको करना क्या है, तो मीडियम तो क्या है, ये एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। और हम लोग 11th तक हिंदी मीडियम में पढ़े। जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर मैंने हिंदी मीडियम में किया। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इंग्लिश मीडियम सीखना पड़ेगा। हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो मुझे याद है महाराजा कॉलेज में हिंदी से इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होती थी। अच्छा, उस समय भी होती थी? उस समय होती थी। तो मैंने 15 दिन का उनसे वहाँ से एक कोर्स किया। तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह से इंग्लिश में बोलना या इंग्लिश में सोचना शुरू करना है, जिससे कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो सके। तो मैंने वहाँ पे बोलना शुरू किया। जनरली क्या होता है कि जब आप हिंदी से इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं तो आपका जो लहजा है वो बहुत ख़राब होता है और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप तो अच्छा नहीं बोलते हैं वो। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं भुगत हो गया हूँ। मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और मैं बोलती थी, गलत बोलती थी तो भी मैं बोलती थी आप मुझे सही करो। और धीरे धीरे अब मैं सब कुछ अंग्रेज़ी में अच्छा बोल लेती हूँ, मैं हिंदी भी अच्छी बोलती हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं जब केरल में गई तो वहाँ पर चूँकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, तो हमारे यहाँ पर एक राजभाषा समिति होती है। तो उसमें जब हम हिंदी के लिए होता था तो बोलते थे मैडम को भेज दो, क्योंकि मैडम को हिंदी आती है। और जब मैं हिंदी बोलती थी तो राजभाषा समिति में जो लोग आते हैं वो बोलते थे मैडम आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। आई थिंक वो बिकॉज मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी थी इसलिए आती है। एंड हिंदी का बहुत सम्मान है वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। मुझे हिंदी बोलने के लिए सम्मान केरल में ज़्यादा मिला जितना कि मुझे दिल्ली में या जयपुर में शायद नहीं मिला। आपकी जर्नी कैसे रही? जर्नी काफ़ी लंबी है, उसको बताऊंगी तो बहुत देर लगेगी। नहीं, पूछना ही है क्योंकि देखिए हमें ये भी पता लगा कि जब आपकी स्कॉलरशिप आती थी हाँ, लेकिन है कि स्कॉलरशिप होने से मैं जो भी अपना पढ़ाई के ऊपर खर्चा करना चाहती थी, पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि इसको स्कॉलरशिप मिलती है तो हम इस चीज़ का यूज़ कर लें। तो वो जनरली मेरी पढ़ाई पर ही जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे याद है जब मैंने ICWA के में एंट्रेंस मतलब इंटरमीडिएट के लिए जब मैंने भरा था तो मम्मी ने मेरी स्कॉलरशिप में से पैसे दिए थे। और उस टाइम पे करीब मुझे आज भी याद है कुछ 1400 रुपये मेरा इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप का मेरा फ़ीस थी। एंड मैं अभी सोचती हूँ कि हम लोग उस टाइम 1400 रुपये भी बहुत होते थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम सैलरीज बहुत कम हुआ करती थी और काफ़ी वो था। तो पेरेंट्स ने हमेशा ये सोचा कि इसने जो भी स्कॉलरशिप ली है, इसको NTS की स्कॉलरशिप एक होती है, नेशनल टैलेंट सर्च की, तो वो मुझे मिला करती थी। वो आई थिंक 9th 10th 11th में मिली थी। तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने वो सारा मेरी हायर एजुकेशन पे खर्च कर दिया।
लेकिन मुझे लगता है कि अगर शायद वो नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, वो शायद उतना खर्चा नहीं कर पाते। आमेर और सुबोध कॉलेज जहाँ आपका इंस्टीट्यूट था, लंबा बहुत था, कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि ये भी सुना है कि आपका जो क्लासेस चलती थी वो रात में चलती थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एमकॉम कर रही थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के उसमें आती थी मैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप एमकॉम में जो एमकॉम के साथ आप ICWA कर सकते हो और ये प्रोफेशनल डिग्री है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने बिना सोचे समझे अपनी मम्मी से बात करी, तो मम्मी ने बोला ठीक है ज्वाइन कर लो। तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। ये मुझे पता नहीं था कि शाम को 6 से 9 क्लासेस होंगी, तो मैं वापस कैसे जाऊँगी, बिल्कुल भी ये ध्यान में नहीं रहा। तो समस्या आई कि अब 9 बजे कैसे जाएं, क्योंकि शायद जो राजस्थान रोडवेज की बस थी वो शायद 8 साढ़े 8 बजे लास्ट बस चली जाती थी, और वो बस भी हवा महल से मिलती थी। तो सुबोध कॉलेज से हवा महल तक आने का सफ़र, उस टाइम पे बसेस इस तरह का कुछ माहौल नहीं होता था। आजकल तो ओला है, उबर है, आप कैसे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी समस्या हुई। तो बहुत सोच समझ के मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके मेरे लिए एक लूना खरीदी। उस टाइम पे लूना लेना बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस टाइम में मेरे फादर के पास स्कूटर नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे लूना लेकर दी। यानी पिता ने अपने लिए साधन लेकर अपनी बेटी के लिए साधन। हाँ। लेकिन मैम उस समय एक चीज़ और थी कि शायद ही कोई फैमिली चाहती थी कि मेरी बेटी आगे बढ़े। क्या पेरेंट्स ने सपोर्ट पूरा किया? पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरी मदर का जो भी मैं आज हूँ, मतलब मैं कहती हूँ 100% उनका योगदान है, पेरेंट्स का और मेरी मदर का, क्योंकि उनका एक विज़न था अपने बच्चों के बारे में, मेरे सभी भाई बहन के बारे में बहुत विज़न था। मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने MA BEd किया, मेरे को उन्होंने इतना पढ़ाया। मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं, मेरी छोटी सिस्टर MBA है। तो उनका ये था कि हम पढ़ना ज़रूरी है, और लकीली हम लोग पढ़ाई में अच्छे थे, या उनका आशीर्वाद है। मैं तो मदर का आशीर्वाद मानती हूँ। जब आप यहाँ से गई तो क्या रिएक्शन था माता पिता का? क्योंकि कोई भी ये चाहता कि बेटी है तो बेटी यहाँ रहे हमारे पास, या यहीं आसपास शादी हो जाए तो यहीं आसपास रहे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। जब मैं ICWA कर रही थी और मैं MCOM भी कर रही थी, फिर ऐसा हुआ कि मेरा MCOM ख़त्म हो गया। 88 में मेरा MCOM ख़त्म हुआ। तो मैंने वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं हमारे, डॉक्टर अमल शर्मा, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे बात करी कि सर मुझे PhD करनी है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप रजिस्टर करा लो। मैंने उसके साथ PhD कर ली। अब मैं PhD भी कर रही थी, MCOM कर चुकी थी, और ICWA फाइनल में थी। तो पड़ोस से एक आंटी आई, उन्होंने मम्मी को बोला लड़की को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी तो शादी नहीं होगी। okay, ब्याह ही करना है छोरी का? नहीं, इसकी शादी होगी नहीं, इसके लिए इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाओगे? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था लोगों के बड़े भी नहीं मिलते थे उस टाइम में, इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाओगे? लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये बोला कि नहीं, पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ना चाहती है, हम तो पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो मम्मी मेरे साथ गई। उन्होंने मेरे लिए एक घर लेके दिया, उसको सेटअप किया, और बिना किसी झिझक के उन्होंने बोला हाँ आप यहाँ रहो और जॉब करो। और हम भी आराम से कर रहे थे। कोई अब सोचते हैं तो लगता है शायद मैं अपनी बेटी के लिए वो करते हुए एक बार सोचूंगी, शायद मेरी मदर के दिमाग में ये बात रही होगी, लेकिन उन्होंने अपना वो डर मुझे कभी ट्रांसफ़र नहीं किया। ये मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वहाँ जर्नी कैसे रही आपकी जब आपने जॉब ज्वाइन की? तब वो भी आसान नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप छोटे शहर से जाते हैं और एक बड़े मेट्रो में जाते हैं, तो आपको जो चैलेंजेस देखने पड़ते हैं वो बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। पहली बात तो लैंग्वेज, मैं इंग्लिश सीख चुकी थी, मैं इंग्लिश बोलती थी, लेकिन मेरी इंग्लिश ऑब्वियसली जो वहाँ पर कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे थे या और मेरे कोलीग्स थे वैसी नहीं थी। तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कभी कभी तो बहुत बुरा लगता था, और कभी मैं थोड़ा रो भी लेती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि मैं तो बोलूँगी। मैं सही गलत बोलती रही, और धीरे धीरे मेरी हिंदी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली गई। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश सीखना वहाँ पे उस टाइम ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। आज भी मुझे लगता है शायद ज़रूरी है, लेकिन मैंने वो जर्नी अकेले करी। आजकल बहुत साधन है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उस टाइम कोई साधन नहीं थे, ये सब अपने आप ही हमने सब किया। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब करते हुए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत दुख पा के सीखा है कुछ। आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैं ये कर पा रही हूँ। जब आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके सामने चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि
एक व्यक्ति मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, फिर जीएम होता है। जैसे इस समय आप बात होती है रिस्क की, यानी तभी आपको दिया होगा कि आपने रिस्क लेके आगे बढ़ी हैं आप। नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं इन दोनों को अलग तरीके से बताऊंगी आपको। जो आप रिस्क की बात करते हैं, जब आप कॉर्पोरेट लेडर में बढ़ रहे होते हैं, बिकॉज मैंने जूनियर मैनेजर लेवल पे ज्वाइन किया था। तो हमारे लेवल्स होते हैं E1, E2, E3, E4, तो हर 3 या 4 साल में आपका प्रमोशन होता है। तो उसके अंदर में जो चैलेंजेस आते हैं, 2 या 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं। एक तो क्योंकि आप छोटे शहर से आए हैं, तो आपका कोई वहाँ पर एक नेटवर्क नहीं है जिनसे आप बात कर सकते हैं, तो आप अकेले बढ़ जाते हैं वहाँ पर। दूसरा क्या होता है कि लड़कियों की मतलब 26-27 साल के आसपास शादी होती है, बच्चे भी होते हैं, आपको छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो वो जो चैलेंजेस थे, मेरे को लगा मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था, क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली आपको छुट्टी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे को टाइम देना है। उस टाइम पे ऑफिस में बहुत तरह की पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, वो हुई भी। उसको फाइट किया, हिम्मत रखी। मेरे हस्बैंड का बहुत योगदान रहा उसके अंदर में, वो मेरे को, मैं उनको अपना मेंटर मानती हूँ, तो वो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया कि नहीं, इसमें डरना नहीं है, कोई बात नहीं, अगर एक बार प्रमोशन नहीं हुआ आपका, अगली बार हो जाएगा, आप हिम्मत से काम करो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा, मेरे हस्बैंड का साथ उस टाइम पे। एंड मैं प्रमोशन पाती गई। एंड 2018 में मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया। मैंने 1991 से 2018 तक कभी किसी कंपनी में ट्राई भी नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज हैप्पी। 2018 में मैंने ट्राई किया, और शायद कोई विश्वास नहीं करेगा कि मेरा वो पहला ट्राई था, और पहले ट्राई में मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड आई वॉज सेलेक्टेड एज ए डायरेक्टर फाइनेंस इन हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड। इट्स ए बोर्ड पोजीशन। HLL। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे। एंड आई थिंक इट्स जस्ट माई परसीवरेंस, जो मैं बहुत हिम्मत से लगी रही और कभी हार नहीं मानी, शायद इसी वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाई। महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हैं, तो 100 महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनके सामने चैलेंजेस आते जा रहे हैं। 50 बची, फिर 25 बची, जैसे जैसे 100 की तरफ आ रहे हैं, 25 बची, उसके बाद पता लगता है कि 2 या 3 ही आगे बढ़ी हैं। ऐसा क्यों? उनके लिए क्या कहेंगे आप? एक कॉमन थिंकिंग है, मतलब हमारे समाज में या कहीं पर भी एक कॉमन ये थिंकिंग रहती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो महिला के पास सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है। लेकिन डेटा ये बताता है कि कोई भी लेडीज़ जिस टाइम पे उनके बच्चे छोटे होते हैं जॉब नहीं छोड़ती हैं। मैंने नहीं देखा किसी लेडी के कि 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में उसने जॉब छोड़ दी है। मैक्सिमम लेडीज़ जो जॉब छोड़ती हैं वो 45 प्लस में छोड़ती हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहाँ पर ग्लास सीलिंग को शटर करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ बायसेस टुवर्ड्स वुमेन। अब वो बायसेस किसके हैं, क्यों हैं, अगर उसमें जाएंगे तो वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन उस जगह पे डटे रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डटे रहना ही उसका सलूशन है, और कोई सलूशन नहीं है। ज़्यादा कॉमर्स की बात आती है तो कॉमर्स पहले शेखावटी के लोग ज़्यादा लेते थे, और सुना है कि आप केवल दूसरी महिला थी राजस्थान के अंदर। जब आप वहाँ गई थी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको हर लड़के दिखे होंगे ना? हाँ, मेरी क्लास में सारे लड़के थे, सिर्फ मैं ही लड़की थी। और रात को क्लासेस होती थी 6 से 9, और क्या होता था, पहले तो लाइट वगैरह बहुत जाती थी, मैं अपने पर्स में टॉर्च रखती थी। अच्छा। मुझे डर लगता था रात को क्लासेस हो रही हैं तो मेरे पास टॉर्च होनी चाहिए, मैं टॉर्च जला देती थी। उस टाइम मोबाइल तो होते नहीं थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैं हमेशा लड़कों के साथ ही पढ़ी हूँ। इनफैक्ट उसकी क्यों बात करेंगे, जब मैंने 9th में कॉमर्स ली थी उस टाइम पे भी पूरे 70-80 लड़कों के बीच में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी, क्योंकि लड़कियां कॉमर्स नहीं लेती थी तब भी। मैं ये नहीं मानूंगी कि लड़कियों को कॉमर्स दिलवाते नहीं थे, लड़कियां कॉमर्स लेती नहीं थी। मैंने जिद करके ली थी, मुझे कॉमर्स ही चाहिए, मैं आर्ट्स नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज आई वॉज स्कूल टॉपर। आप उन महिलाओं से क्या कहेंगी जो आगे बढ़ती हैं लेकिन किसी ना किसी टेंशन कारण वापस बैक हो जाती है, उनसे क्या कहेंगे?
मैं तो यही कहूँगी कि आगे बढ़ते रहना ही एक रास्ता है। प्रॉब्लम्स सिर्फ लेडीज़ के साथ नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स सभी के साथ होती हैं। कोई न किसी तरह की समस्या सभी के साथ रहती है। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है और आपको सफलता मिलेगी हमेशा। अभी आपने एक चीज़ कही कि मेरे हस्बैंड मेरे मेंटर हैं। एक महिला का अपने पति के साथ रिलेशन किस तरह का रहना चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे मैं एक सनातन के हिसाब से कहूँ, कलयुग आगे बढ़ रहा है, ठीक है, रिश्ते डाइवोर्स की तरफ ज़्यादा, पहले इतने तलाक नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि रिलेशंस हुए हैं लेकिन तलाक नहीं होते थे। अब तलाक की तरफ काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसको हमें किसी बॉक्स में ना डालें। हम एक बॉक्स में डालते हैं कि पति का ये काम है, पत्नी का ये काम है, या ट्रेडिशनली जैसा हम लोगों ने फैमिली में देखा है कि फादर बाहर काम करते हैं, मदर घर में काम करती हैं। तो जब हम उस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और हम किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर हम ये सोचें कि हम वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और हम ये सोच रहे हैं कि हम उस रिलेशनशिप में क्या दे रहे हैं और उस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, मैं नहीं मानती कि इतने तलाक होंगे। हम लोग जब देना शुरू करेंगे, मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही, आदमी और औरत दोनों जब रिलेशनशिप में देना करेंगे, जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे कि हमारे लिए ये संबंध इम्पॉर्टेंट है, फिर तलाक हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्यार का रिश्ता है। मेरे को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, कई लोगों ने लव मैरिज करी और 2 साल में उनका तलाक हो गया। मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है। सहनशीलता थोड़ी बढ़ानी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। प्यार बाद में आता है, सहनशीलता, विश्वास, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, और एक होता है रेस्पेक्ट, मैं अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करूँ, मेरे हस्बैंड मेरी रेस्पेक्ट करें, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और अगर वो है तो रिश्ता टूट नहीं सकता अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं तो। गीता, हमने कहा कि प्यार बाद में आता है, पहले विश्वास और सहनशीलता बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिश्ता बचाना है या आपको अगर आगे बढ़ना है। ये अपने हस्बैंड को अपना मेंटोर मानती हैं, संबंधों को तवज्जो देती हैं, इन्होंने खूब मेहनत करी है। आमिर से सुबोध आना अपने आप में एक चैलेंज होता था, वो भी एक लड़की के लिए। पता नहीं कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि बस लूना लेके दी बाद में, साल भर बाद। तो 1 साल अगर ये बस में भी आई होंगी तो कैसे आई होंगी, क्योंकि एक लड़की के लिए मैम कठिन बहुत हो जाता है। कठिन तो होता है, लेकिन अगर हम माने तो, मैंने कभी कठिनाई को कठिनाई माना नहीं। मुझे लगता है काम करना है तो करना है, उसमें क्या है। एंड जो लोग सोचते हैं कि डर लगता है या रिस्क है, लड़की रात को अकेली जाती है या कुछ, मैंने किया है 2-3 साल लगातार, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एंड आई एम टॉकिंग 88-89 के पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे। उस समय तो मतलब आमेर से जयपुर आना अपने आप में चैलेंजिंग ही होता था। हाँ, क्योंकि आज भी मतलब अगर आमेर से आते हैं तो अंधेरा तो अभी भी बहुत रहता है, लेकिन उस समय तो लाइट थी नहीं। आप कहते हैं टॉर्च रखती थी, लाइट बहुत जाती थी। अब तो जयपुर में लाइट कम जाती है, लेकिन उस समय तो हालत बहुत ख़राब रहती थी। हाँ, होता था। मतलब आप समझ लिए, अगर आप जयपुर को समझते हैं तो जोरावर सिंह गेट के बाद कोई बस्ती नहीं थी। उसके बाद ये सारी बस्तियाँ जो अभी हैं वहाँ पर, वो बाद में आई हैं। उस टाइम पे सिर्फ जंगल होता था, ये होता था। फिर उसके बाद एक नशियाँ थी, जैन नशियाँ थी, और उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन था। वहाँ से लेके मेरे घर तक कोई बस्ती नहीं थी। यानी रात को जंगल की शेर में निकलती लूना दौड़ाते हुए मैं तो चली जाती थी। और मैं क्या करती थी कि रात को, जैसे उस साइड में पहले बाईपास नहीं था, तो इधर से ट्रक निकलते थे। तो ट्रक जो है वो 9 बजे के बाद ट्रक अलाउड होते थे। तो मुझे लगता था कोई ट्रक वाला देखेगा कि लड़की जा रही है रात को अकेले इस रास्ते में,
तो मैं हेलमेट एक तो पहनती थी, उस टाइम पे हेलमेट बहुत कम लोग पहनते थे, मैं हेलमेट पहनती थी और एक चादर या कुछ खेस ना ऐसे ओढ़ लेती थी जिससे पता ना चले कि गाड़ी चलाने वाला लड़की है या लड़का है। ये प्रिकॉशन मैं जरूर ब्रदर से पूछा था मैंने, कहा हुआ खेस वगैरह ओढ़ करके आराम से निकलती थी? आराम से निकल जाती थी, पता नहीं चलता था कि ये लड़की है या लड़का है। जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तो आप के ऊपर किसी की नज़र नहीं जाएगी कि इसको कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे को कभी लगा भी नहीं, लेकिन मैं जनरली ऐसे ही करती थी। सिक्योरिटी जरूरी थी? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करती थी, लेकिन तब भी मुझे डर कभी नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा, नहीं लगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बहुत साथ था। मेरी मदर वहाँ खड़ी रहती थी। अगर माता पिता का साथ हो, भाई बहनों का साथ हो तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। मैं कहा कि मैं चली आती थी और डर नहीं लगता था। चलिए कि मैम आपने हमसे काफ़ी बातें अपनी शेयर की और आपने ये भी कहा कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं, यानी जो डर गया सो मर गया। किसी को भी नहीं डरना चाहिए, आदमियों को भी नहीं डरना चाहिए। मैम आदमी ज़्यादा डरते हैं आजकल तो। नहीं डरना चाहिए क्योंकि समाज में मैं ऐसा मानती हूँ, बिकॉज मैं ये ऑफ द टॉपिक सुनते हैं ना मैम, ऑफ द टॉपिक बात कर रही हूँ। डर किसी भी, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उसके दिमाग में डाल दिया जब जिस दिन हमने, वहीं से आपके रिश्ते गिरना शुरू होते हैं। अगर लोग समझ सकें, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। चलिए मैम, आपने हमें समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।